वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं ऑर्गेनिक में से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को आप लोगों ने अच्छे से सुनना है, कंप्लीट वीडियो को, और साथ में आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो के अंडर आपको ये एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, दैट इज़ दी थैंक्स का ऑप्शन। वहाँ से आप हमारे चैनल को कोई भी अमाउंट डोनेट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही आप लोगों को सभी वीडियो मटेरियल्स फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हेलोल्केन्स हेलोअरीन्स में से इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स जो भी एग्ज़ाम में आप लोगों से पूछी जा सकती हैं उन सभी को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उसने हमें बताया है कि दैट इज़ हेलोअरीन्स, जिसमें कि बेंजीन रिंग जुड़ी होती है, उसके साथ हेलोजन जुड़ा होता है। हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव दैन दी हेलोअल्केन्स। ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि जो क्लोरोबेंजीन होगा दैट इज़ दी लेस रिएक्टिव दैन ऑल दी जो भी हमारे हेलोअल्केन्स होते हैं, मींस एलिफेटिक चेन वाले या फिर साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि बिकॉज CCl बॉन्ड इन दी CCl बॉन्ड इन दी हेलोअरीन्स अक्वायर से पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, ठीक है। तो अब देखिए, अगर शॉर्ट आंसर्स है तो आप लोग इसे रिटन में बस एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपका जो है वो आंसर वहाँ पर 2 मार्क्स का है तो आप लोग रेजोनेंस बनाकर इसे प्रूफ कर सकते हैं कि यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर बन रहा है। तो रेजोनेंस आप लोगों ने खुद बनाकर देखनी है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस तरफ डोनेट कर दें और यहाँ से एक बॉन्ड ब्रेक करवाकर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रख लें, तो ऐसे आप लोग इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका एक और रीज़न बनता है, इसके 2 रीज़न मेन हैं, बाकी और भी होते हैं। तो इसका सेकंड जो मेन रीज़न बनता है वो ये है कि जो क्लोरोबेंजीन है, यानी कि जो यहाँ पर हेलोअरीन है, उसमें जो C एटम होता है, कार्बन एटम होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है, और जो हमारे एलिफेटिक वाले होते हैं, हेलोअल्केन्स होते हैं, उनमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले C एटम की इलेक्ट्रो एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है। इसके कारण वो फिर हेलोजन के साथ जो बॉन्ड होता है वो उसका स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर कर रखता है, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, ठीक है। तो CX का बॉन्ड शॉर्ट हो जाता है इन दी क्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रॉब्लम नंबर 1। तो आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम। तो जब किसी भी हेलोजन के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो, जैसे कि NO2 CN या फिर COOH, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, एट ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर, देन इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं। क्लोरोबेंजीन की रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है अगर उसके साथ NO2 जोड़ दें हम ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर, यानी कि क्लोरीन के जस्ट ऑपोजिट, दैट इज़ द पैरा पोजीशन, और यहाँ पर होती है ऑर्थो पोजीशन। अगर यहाँ पर NO2 जुड़ा है क्लोरोबेंजीन में, देन इट इज़ मोर रिएक्टिव दैन दी क्लोरोबेंजीन इटसेल्फ, ठीक है, याद हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवार्ड्स दी SN2 रिएक्शन। अब देखिए, SN2 रिएक्शन मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी रिएक्शंस वाली 2 वीडियोस हैं जो कि मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी शेयर की हुई हैं, ठीक है। और आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में, प्लेलिस्ट में, सभी जगह पर वो वीडियोस मिल जाएंगी। 2 वीडियोस हैं, दोनों में सभी ऑर्गेनिक की कंप्लीट रिएक्शंस हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर सुन लेनी है, ठीक है। तो उन सभी के बाद ये वाली वीडियो को सुने तो आपकी कंप्लीट ऑर्गेनिक इसी के साथ ही हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर है SN2 रिएक्शन। तो SN2 में क्या होता है कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर लो होगी तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब CH3X की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है। जो यहाँ पर प्राइमरी हलाइड्स होंगे, ठीक है ना, प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स होंगे, फिर उनकी रिएक्टिविटी सेकेंडरी की उससे लो है, थर्ड डिग्री की सबसे लो है। अब इनकी एग्जांपल भी मैंने आपको यहाँ पर ही नीचे बनाकर दी हुई है ताकि आप लोगों के लिए यहाँ से इजी हो जाए। तो जैसे ये है हमारे पास एक प्राइमरी अल्काइल हलाइड, प्राइमरी मतलब जिसके साथ Br जुड़ा है, जिससे C एटम के साथ, उसके साथ आगे सिर्फ एक ही चेन है। और ये है यहाँ पर सेकेंडरी हो गया, ठीक है, इसके साथ 2 चेन्स आ रही हैं, तो ये हो गया यहाँ पर थर्ड डिग्री। तो ऐसे रिएक्टिविटी
डिक्रीज होती है फॉर SN2 रिएक्शन। तो ऐसे अगर आयोडीन जुड़ा होगा तो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ब्रोमीन की ओर लो होगी, Cl की ओर लो होगी। ठीक है, तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपकी स्क्रीन पर, ये आप लोगों ने ज़रूर याद कर लेनी है। इनके IUPAC जो हैं नेम्स, वो आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम में बताए होते हैं, उससे आप लोगों ने उनकी स्ट्रक्चर बनाकर उनको बाद में वहाँ पर अरेंज करना होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद है SN1। तो SN1 का जो ऑर्डर है वो इससे ऑपोजिट हो जाएगा। रिएक्टिविटी का ऑर्डर टुवार्ड्स दी SN1 रिएक्शन, उसमें आएगा 3rd डिग्री सबसे ज़्यादा, 2 उससे कम, 1 उससे कम, और मिथाइल जो होंगे अल्काइल हैलाइड्स वो वाले सबसे कम होंगे। इनकी भी कुछ एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल्स ऐसे भी आप लोगों को पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में। ठीक है, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर की जगह पर यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स बनाकर दी जाती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो C एटम है उसके आसपास 1, 2 एंड दी 3, टोटल हैं 3 C एटम्स की चेन, तो ये बन गया हमारा 3rd डिग्री। और इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 1 एंड 2, तो ये बन गया सेकेंडरी। तो ऐसे आप लोग रिएक्टिविटी का यहाँ पर ऑर्डर बना सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें टर्म, दैट इज़ जो होंगे यहाँ पर बेंजाइल क्लोराइड्स। ठीक है, जो यहाँ पर होंगे बेंजाइल क्लोराइड के बेंजीन के साथ C के साथ आगे हेलोजन जुड़ा है, these are more reactive in SN1 reaction than the simple alkyl halides। ठीक है, क्योंकि जो हमारी SN1 रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है कि हैलोजन रिमूव कर कर कार्बोकटायन बनता है। तो यहाँ से अगर हम बनाएंगे कार्बोकटायन तो ये स्टेबलाइज हो जाता है विद द रेजोनेंस। ये इसका रीज़न आ जाएगा, अगर आपको इसका रीज़न पूछा जाए तो आप लोगों ने क्या बताना है, बिकॉज बेंजाइल कार्बोकटायन इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू दी रेजोनेंस। ठीक है, इसके बाद आती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में। यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ये आप लोग सेट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो प्लीज़ ऑर्गेनिक रिएक्शंस की वीडियोस को ज़रूर सुन लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ है कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें क्या है कि हमें मोर अल्काइलेटेड यानी कि डबल बॉन्ड के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा जो अल्काइल ग्रुप्स हों वो वाला अल्कीन बनाना है। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, एक तो Br यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं, बट हम हाइड्रोजन सिर्फ रिमूव करेंगे ओनली फ्रॉम दिस वन, क्योंकि इससे रिमूव करने पर हमें मोर अल्काइलेटेड अल्कीन मिलता है जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल मैं आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ से रिमूव हुआ हाइड्रोजन, तो इनके बीच बन जाएंगे 2 बॉन्ड्स, एक कार्बन इस तरफ है, एक कार्बन इस तरफ है, ठीक है, नीचे है, और एक कार्बन इस तरफ है। अब देखिए कि डबल बॉन्ड के आसपास 1, 2 एंड दी 3 अल्काइल ग्रुप्स हो गए हैं, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसमें भी सेम केस है कि हमारे 3rd डिग्री, फिर आएंगे सेकेंडरी, फिर आएंगे ये है प्राइमरी। ठीक है, तो ये होगी बीटा एलिमिनेशन या हम इसे बोलते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। फिर आते हैं यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर्स ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में अगर कोई हैलोजन हैवी जुड़ा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जैसे कि ब्रोमीन है। ठीक है, अगर हैलोजन से ज़्यादा जुड़े हैं तो भी बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। अब इसमें है Br3, क्योंकि ब्रोमोफॉर्म है, जैसे आइडोफॉर्म क्लोरोफॉर्म होता है, उसमें कितने हैलोजन जुड़ते हैं, 3 हैलोजन जुड़ते हैं, 2 हैं ब्रोमीन, तो लो बॉइलिंग पॉइंट एक का उससे लो। और फिर हमने अटैच कर दिया क्लोरीन। अब देखिए ब्रोमीन हैवी है, क्लोरीन का मास लो है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी लो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर जितनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेट चेन रहेगी, अगर स्ट्रेट चेन है तो बॉइलिंग पॉइंट हाई रहेगा, बिकॉज मोर सरफेस एरिया, सो देयर विल बी मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस, इसका कारण बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लोग वीडियो को रोकें और इनको खुद सोल्व कर कर ज़रूर देखिए, फिर ही आप लोगों को अच्छे से ये सभी एग्जांपल्स अंडरस्टैंड होंगी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज हायर देन दी ऑर्थो एंड दी मेटा आइसोमर। ठीक है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये है, अगर हम ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स इसके बनाएं वो क्या बनेंगे, ऐसे ये हो गई बेंजीन, एक Cl इस तरफ जुड़ा है, ऑर्थो वाले में इस साइड पर Cl आ जाएगा और मेटा वाले में यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, इसका हाई होता है क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर होती है सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होने के कारण इसकी
क्लोज पैकिंग अच्छे से हो जाती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। ठीक है, इसके बाद कुछ और रीजनिंग प्रॉब्लम्स हैं। तो सबसे पहली है कि प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप एट ऑर्थो एंड द पैरा पोजिशन, मैंने आपको बताया था कि रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उसका हमें रीज़न अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि क्यों रिएक्टिविटी इंक्रीज करता है। अब देखिए NO2 इज़ ए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। ठीक है, तो जिसके कारण विच फैसिलिटेट्स द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल। अब देखिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना होता है, अटैक होना है उसका इस सी एटम पर जिसके साथ जुड़ा है हैलोजन, उसके ऊपर इसने अटैक करना होता है। अगर हम वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विदड्रॉ कर लेंगे तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स का अमाउंट डिक्रीज़ होगा, तो वहाँ पर एक साइट बन जाएगी जहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न है। अभी यहाँ पर भी सेम बात है, अगर आपको शॉर्ट आंसर आता है तो आप सिर्फ रिटन वर्क को एक्सप्लेन कर दीजिए। अगर आपको आता है 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, तो आप लोगों ने रेजोनेंस कम्प्लीटली ड्रॉ करनी है। अब देखिए कि रेजोनेंस आप लोगों ने खुद सीखनी है। ठीक है, तो अगर आपने इससे पहले रेजोनेंस वगैरह को रीड किया है, आपको बनानी आती हैं स्ट्रक्चर, तो ही आप अब इनको सीखें, अदरवाइज़ आप इनको स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इसका रिटन आंसर याद कर लें। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर एग्ज़ाम के वक्त ही रेजोनेंस को सीखेंगे तो इतनी जल्दी आप लोग फिर इतना कुछ गेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप इसको स्किप कर दें, सिर्फ रिटन वाला आंसर इसका याद कर लें। ठीक है, यही हो सकता है अब तो इसके बाद है सेकंड के अल्काइल हलाइड्स दाओ पोलर आर एमिसिबल विद वाटर। अल्काइल हलाइड्स क्या होते हैं, पोलर होते हैं, बट फिर भी वो वाटर में इमिसिबल यानी कि डिजोल्व नहीं हो पाते। इसका रीज़न क्या है? अब देखिए क्या होता है कि जब किसी चीज़ को हमने दूसरी चीज़ में डिज़ोल्व करवाना होता है, उसके लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है कि दोनों की ओल्ड फोर्सेस ब्रेक हो जाएं और उन दोनों में आपस में न्यू अट्रैक्शन फॉर्म हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब न्यू अट्रैक्शंस बनती हैं तो उसमें से एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो जितनी स्ट्रॉन्ग न्यू अट्रैक्शंस होंगी उतनी जल्दी डिज़ोल्व होगा। अगर न्यू अट्रैक्शंस ओल्ड वाली अट्रैक्शन मतलब ओल्ड वाली जो फोर्सेस हैं उनसे वीक हुई तो डिज़ोल्व चीज़ नहीं हो पाएगी, अगर स्ट्रॉन्ग हुई तो डिज़ोल्व हो जाएगी। वही सेम यहाँ पर है कि जो अल्काइल हलाइड और अल्काइल हलाइड की अट्रैक्शंस हैं, ठीक है, दीज आर स्ट्रोंगर, एंड जो वाटर वाटर की अट्रैक्शंस हैं दीज आर आल्सो स्ट्रोंगर। तो ये जो ओल्ड फोर्सेस ही स्ट्रॉन्ग होती हैं तो न्यू फोर्सेस वीक होती हैं, इसके कारण वो उसमें इमिसिबल रहता है। ठीक है, क्योंकि उनकी ओल्ड फोर्सेस ब्रेक नहीं हो पाती तो फिर वो आपस में ही जुड़े रह जाते हैं, तो एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन उनकी हो ही नहीं पाती फिर। ठीक है, इसके बाद है कि ग्रिग्नाट रीजन को हमने जब भी प्रिपेयर करना है उसको आपने एनहाइड्रस कंडीशन में मतलब विदाउट वाटर प्रिपेयर करना है। रीज़न क्या है? क्योंकि किसी भी सोर्स ऑफ प्रोटॉन यानी कि जिसमें भी H पॉजिटिव आएगा, चाहे वो वाटर हो एसिड हो, ठीक है, उसमें ग्रिग्नाट रीजन रेक्ट कर इसका जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये होता है फार्मूला ग्रिग्नाट रीजन का RMgX। ठीक है, R है यहाँ पर अल्काइल ग्रुप विद मैग्नीशियम एंड हैलोजन। ठीक है, तो R जो है वो यहाँ से हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक हाइड्रोकार्बन चेन बना लेगा और बाकी वाटर में से OH इसके साथ जुड़ जाएगा MgOHX, मतलब उसकी रिएक्शन हो जाएगी। इसके लिए आप लोगों ने उसे हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में बनाना है। इसके इसके बाद है डाइपोल मोमेंट ऑफ द क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। क्योंकि क्लोरोबेंजीन में क्या है कि जो C एटम है वो मैंने आपको इससे पहले भी बताया था कि जिसमें हमने ये कहा था कि इसकी रिएक्टिविटी लो होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम थी उसमें हमने क्या बताया था कि इसकी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है C एटम, जिसकी इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हाई होती है। इसके कारण उसकी डाइपोल मोमेंट भी लो हो जाती है, क्योंकि साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, क्योंकि उसमें सभी सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो फिर उसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लो रहती है और उसकी डाइपोल मोमेंट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, क्लियर है अभी? तो आगे चलते हैं। तो सम स्टीरियो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट हैं टर्म्स, ये आप लोगों ने खुद रीड कर दी हैं कि ओके जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस क्या होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पर वीडियो में एक बार रोक कर दिखा देता हूँ। ये सम सिंपल सी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, टर्म्स हैं, अगर आप लोग इन्हें अभी अभी भी रीड कर लेंगे तो आपको ईजिली आ जाएंगी।
अगर आप इन सभी को डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैंने कंप्लीट चैप्टर्स की वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उनको आप लोग एक बार सुन लीजिए तो आपको ये सभी कुछ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग एक बात ज़रूर याद रख सकते हैं कि इनैंशियोमर्स क्या होते हैं। इनैंशियोमर्स होते हैं किसी एक सब्सटेंस के वो दो स्टीरियो आइसोमर्स जो कि एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होते हैं। मतलब उनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती हैं कि वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज बन जाएं, बट नॉन सुपर इम्पोजेबल हों। जैसे हमारे दोनों हैंड्स होते हैं, एक दूसरे की इमेज होते हैं, मतलब एक जैसे होते हैं, बट सुपर इम्पोज नहीं हो पाते। ठीक है, इनको हम डी एंड एल यहाँ पर फॉर्म्स के साथ इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम इन दोनों फॉर्म्स का, यानी कि एक डी फॉर्म एक एल आइसोमर, अगर हम इनका यहाँ पर इक्विमोलर मिक्सचर बना दें, मतलब कि दोनों का सेम नंबर ऑफ मोल्स को एक दूसरे में मिक्स कर दें, तो हमें रेज़मिक मिक्सचर मिलता है। रेज़मिक मिक्सचर की ऑप्टिकल रोटेशन 0 होती है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो और अगर हमने इस रेज़मिक मिक्सचर में डी एंड एल फॉर्म्स को वहाँ से सेपरेट करना हो तो इसको हम बोलते हैं रेजोल्यूशन करना। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ अलग प्रोसेसेस यूज़ करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके बाद इम्पोर्टेंट है कि जो SN1 रिएक्शन होगी किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस की, ठीक है, उसमें क्या होगा, उसमें आपको रेज़मिक मिक्सचर मिल जाएगा। ये बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि SN1 में रेज़मिक मिक्सचर बनेगा अगर आपका सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि उसमें जिस सी के आसपास हैलोजन जुड़ा है या फिर कोई ऐसा सी एटम हो उसके आसपास चारों ग्रुप वहाँ पर डिफरेंट लगे हों, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव बन जाता है। ठीक है, तो ये बनाएगा रेज़मिक मिक्सचर। SN1 रिएक्शन SN2 रिएक्शन बनाकर देगी आप लोगों को यहाँ पर इन्वर्जन कर देगी, मतलब जो चीज़ें इस तरफ हैं वो बाद में उस तरफ चल जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएगी। जैसे अम्ब्रेला को अगर हम ऊपर को ओपन कर दें, ऑपोजिट कर दें, तो वो सब कुछ इन्वर्ट कर देती है, तो ऐसे ही आपकी यहाँ पर इन्वर्जन होगी। ठीक है, सो नाउ इसके बाद अब हम शुरू करते हैं हमारा अगला चैप्टर, अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स को। ठीक है, सो इसमें हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम है कि ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको आप लोगों ने याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म होने के कारण क्या क्या होता है। अल्कोहल्स आर सोलुबल इन वाटर, ठीक है, वो वाटर में सोलुबल हो सकती हैं। अल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स। इन दोनों का एक ही रीज़न है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है, तो आगे चलते हैं। दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, ये रही इसकी स्ट्रक्चर। इसका बॉइलिंग पॉइंट लो रहता है देन दी पैरा नाइट्रोफिनोल। इसका रीज़न क्या है, या फिर जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो उसको हम बोल देते हैं इट इज़ स्टीम वोलेटाइल। ये भी पेपर में आता है कि इनमें से कौन सा स्टीम वोलेटाइल है, ऑर्थो वाला है, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। क्यों लो है, क्योंकि उसके मोलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं इंट्रा मोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मोलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनना, इस हाइड्रोजन के OH ग्रुप अल्कोहल वाले और NO2 के ऑक्सीजन में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। बट जो है पैरानाइट्रोफिनोल वो बनाता है इंटर मोलिक्यूलर, मतलब अपने मोलिक्यूल के अंदर बिल्कुल नहीं बनाएगा, उसके दो मोलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट होकर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई रहता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द इंटर मोलिकुलर फोर्सेज, नॉट इंट्रा वन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। तो आगे चलते हैं, दैट OH ग्रुप और OR ग्रुप। ठीक है, अगर बेंजीन के साथ जुड़ा है तो बेंजीन रिंग इसके साथ एक्टिवेट हो जाती है, मतलब उसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फिर उस पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर होती है। ठीक है, अगर उसके साथ OH या फिर OR ग्रुप जुड़ा हो, बिकॉज दीज ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, जैसे कि अगर OH जुड़ा है तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अटैक कर देंगे और यहाँ पर बन जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड, फिर से रेजोनेंस है। तो ये बात आप लोग खुद देख सकते हैं कि ऑर्थो एंड दी पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इंक्रीज हो चुकी है, इसके कारण ही फिर वो रिंग एक्टिवेट हो जाती है और इलेक्ट्रोफाइल यानी कि पॉजिटिव जो चीज़ होगी उसका अटैक ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ईजिली हो सकता है। ठीक है,
तो इसी के साथ ही आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं रेजोनेंस फॉर दी एनीसोल। एनीसोल क्या है? एनीसोल एक ईथर है और इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर OCH3 जुड़ा होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है कि COH बॉन्ड एंगल इन अल्कोहल इज लेस देन दी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। अब देखिए अल्कोहल्स में एज सेम एज द वाटर, ऑक्सीजन के ऊपर दो होते हैं, ऑन पेयर होते हैं, ठीक है। तो जिनके कारण के जो एंगल है वो क्या होता है, वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाता है क्योंकि दोनों लोन पेयर रिपल्शन दिखाते हैं। तो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है यहाँ पर 109 के आसपास, तो ये उससे डिक्रीज होकर 108 के आसपास मतलब हो जाता है, ठीक है। अब देखिए फिनोल, फिनोल की डाइपोल मोमेंट लो होती है। क्यों लो होती है? क्योंकि इसमें OH ग्रुप जुड़ा है, दैट इज़ दी इसकी डाइपोल मोमेंट लो होती है क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग जुड़ी है। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है जो कि इसकी डाइपोल मोमेंट को डिक्रीज कर देती है। बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को अट्रैक्ट करना, ये उसका इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर आता है कि ईथर्स आर द इनर्ट कंपाउंड्स। ईथर्स होते हैं इनर्ट क्योंकि यहाँ पर है फंक्शनल ग्रुप, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप, जो उनमें ऑक्सीजन जुड़ी होती है। ईथर का फार्मूला क्या होता है? ROR, ठीक है। उसके पास कोई भी एक्टिव साइट नहीं होती कि जहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजीली हो सके, इसलिए वो यहाँ पर इनर्ट रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ईथर्स के पास डाइपोल मोमेंट भी होती है क्योंकि ईथर्स की स्ट्रक्चर क्या होती है? एंगुलर स्ट्रक्चर होती है, तो इसके कारण, ठीक है। अब आते हैं कुछ ऑर्डर्स अल्कोहल फिनोल में। सबसे पहले एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर आल्सो, वो वाटर से भी वीक एसिड होते हैं ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट ऑफ दी अल्काइल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल में जो R जुड़ा है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसके कारण जो है वो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ उसकी डिक्रीज हो जाती है। एंड अमंग अल्कोहल्स, तो जितने ज़्यादा यहाँ पर अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ लो हो जाएगी। सो देयरफॉर प्राइमरी की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी उससे कम और थर्ड डिग्री सबसे कम रहेगी, ठीक है। एंड फिनोल्स आर मोर एसिडिक दैन दी अल्कोहल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली टर्म है, ठीक है। फिनोल्स की रिएक्टिविटी हायर होती है दैन दी अल्कोहल्स। तो इसका रीज़न क्या है? फिर से वही सेम आएगा, बिकॉज फिनोल का हाइड्रोजन रिमूव कर कर बन जाता है फिनोक्साइड आयन एंड दिस फिनोक्साइड आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। इसका कारण H पॉजिटिव ईजिली यहाँ से रिलीज हो सकता है। एंड सो नाउ अगर हम कुछ और यहाँ पर फिनोल्स को आपस में देखेंगे कंपेयर कर कर, तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेस एज, ठीक है ना। पैरा ना हाइड्रोफिनोल की सबसे ज़्यादा, फिर ऑर्थो वाले की, फिर आएगी मेटा वाले की, और फिर एंड में आएगी फिनोल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग जो ग्रुप जुड़ा होगा फिनोल के साथ वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इनक्रीज कर देगा, ठीक है। तो अगर ऐसे ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। तो फिनोल है। फिर अगर यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा होगा एट दी मेटा पोजीशन, अगर जुड़ा होगा पैरा और ऑर्थो वाला सबसे ज़्यादा लो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ऐसे इसके बहुत सारे ऑर्डर्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट्स को अगर हम आपस में देखेंगे यह कंपेयर कर कर, तो सिंपल अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो रहेगा। उसके बाद ईथर्स आएंगे, जितनी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उतना ज़्यादा ही बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। फिर एल्डिहाइड्स आएंगे, फिर अल्कोहल्स आएंगे, फिर आएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई रहता है। डिस्टिंक्शंस की अगर हम यहाँ पर करते हैं बात, तो हम प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्कोहल्स की डिस्टिंक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी यहाँ पर है थर्ड डिग्री, उसमें आपने क्या करना है कि थर्ड डिग्री जो हमारी अल्कोहल होगी, ठीक है, उसकी रिएक्शन हमने HCl के साथ करवानी है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो उससे अल्काइल हलाइड बनेगा और बनेगा साथ में वाटर, ठीक है। अब देखिए अगर तो होगी हमारी थर्ड डिग्री अल्कोहल तो रिएक्शन बहुत ही जल्दी हो जाएगी और उसमें क्या अपीयर होगी,
वाइट कलर के कुछ सब्सटेंसेस वहाँ पर अपीयर होने शुरू हो जाएंगे, तो रिएक्शन आपकी इमीडिएटली हो जाएगी। अगर होगी सेकेंडरी अल्कोहल तो रिएक्शन आपकी विद इन द 5 मिनट होगी। तो अगर यहाँ पर हुआ हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल तो रिएक्शन आपकी सिर्फ हीट करने पर होगी, अपने आप वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है कि हम अल्कोहल्स एंड फिनोल्स में अगर हमें डिस्टिंक्शन करनी हो तो उसके लिए हम कौन कौन सी रिएक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। हम ब्रोमीन एंड वाटर को फिनोल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे वहाँ पर। अल्कोहल्स के साथ वाइट प्रेसिपिटेट्स हमें नहीं ऑब्टेन होंगे। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास, दैट इज़ दी कपलिंग रिएक्शन। इसको फिनोल में अगर हम फिनोल की ये रिएक्शन करवाएंगे, रिएक्शन विद दी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ये आप लोगों ने रिएक्शन वाले पार्ट में ये सभी रिएक्शन मैंने वहाँ पर सोल्व करवाई हुई हैं, तो हमें एक मिल जाएगी वहाँ पर डाई। और अल्कोहल में के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और अगर हम FeCl3 के सोल्यूशन के साथ उसका न्यूट्रल सोल्यूशन यूज़ करना है, उसके साथ फिनोल की रिएक्शन करवाते हैं तो उसका एक स्पेशल रंग बनेगा। ठीक है, और अल्कोहल के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऐसे हम अल्कोहल एंड फिनोल में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहली है कि ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोपेनल दैट इज एल्डिहाइड दैट इज ईजियर दैन दी प्रोपेनोन। यानी कि अगर हम सिंपल इसमें बात करें कि जो एल्डिहाइड्स की ऑक्सीडेशन ईजी होती है दैन दी कीटोन्स, उसका रीज़न क्या है कि एल्डिहाइड्स में कार्बोनाइल ग्रुप के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है और कीटोन्स में कार्बोनाइल ग्रुप की दोनों साइड पर ही C एटम्स होते हैं। तो इसलिए हमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड ब्रेक करना होता है, इसलिए वो वहाँ पर डिफ़िकल्ट होती है। सो देयरफॉर बिकॉज इन एल्डिहाइड्स हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट ऑन दी कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैन बी ईजिली कन्वर्टेड टू दी OH ग्रुप। ठीक है, तो ये इसका मेन रीज़न है, इसलिए उसकी ऑक्सीडेशन ईजी हो जाती है। इसके बाद आता है दैट इज अल्फा हाइड्रोजन ऑफ द एल्डिहाइड एंड कीटोन इज एसिडिक इन नेचर। एल्डिहाइड और कीटोन्स की जो अल्फा हाइड्रोजन होती है, मतलब जहाँ पर भी C डबल बॉन्ड O ग्रुप जुड़ा है उसके साथ जो C एटम पर हाइड्रोजन है दैट इज द एसिडिक, मतलब वो H पॉजिटिव की फॉर्म में रिलीज हो सकती है। क्योंकि अगर हम यहाँ से H पॉजिटिव को रिमूव हैं करवाते तो ये एक बन जाएगा दैट इज द कार्बो अनायन। तो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं दैट इज द इनोलेट आयन। ठीक है, तो ये बनता है इनोलेट आयन। ये रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ शेयर कर कर ऑक्सीजन के ऊपर बन जाता है चार्ज। तो इसके कारण ये जो है वो यहाँ पर एसिडिक होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पॉजिटिव रिलीज करने के बाद जो चीज़ बनती है वो स्टेबलाइज हो जाती है बाय द रेजोनेंस। ठीक है, थर्ड आ गया कि साइक्लोहेक्सेनोन फॉर्म्स दी साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइनोहाइड्रिन्स होते हैं कि इसकी रिएक्शन HCN के साथ हो सकती है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, रिएक्शंस वाली वीडियो जरूर सुनिए, उसके बगैर अगर आप लोग ये वीडियो डायरेक्ट सुन रहे हैं तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, बट अगर हम यूज़ करें 2,2,6 अराई मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोन, उसमें ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हो चुकी है स्टेरिक हिंड्रेंस। अब देखिए ये जो C एटम है यहाँ पर जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बोनाइल ग्रुप वाला C एटम, उसके आसपास टोटल 3 यहाँ पर हो गए हैं CH3 ग्रुप, जिसके साथ उसके आसपास रश हो गया है, स्टेरिकली हिंड्रेड हो गया है और उस पर अटैक हो पाना न्यूक्लियोफाइल का काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसी के कारण उसकी रिएक्शन ये वाली नहीं हो पाती। तो रीज़न क्या बनेगा? ड्यू टू दी स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि आउट ऑफ दी 2 NH2 ग्रुप्स ऑफ दी सेमी कार्बाजाइट, तो सेमी कार्बाजाइट होता है तो उसका फार्मूला होता है NH2 CONH NH2। ओनली वन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेमी कार्बाजोन्स। इनमें से एक ही ग्रुप सेमी कार्बाजोन्स की फॉर्मेशन में यूज होता है, दूसरा बिल्कुल नहीं होता। इसका रीजन क्या है? अब देखिए, बिकॉज NH2 ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच टू दी carbonyl group is involved in the resonance, so electron density decreases and it does not act as a nucleophile। ये वाला जो ग्रुप है जो कि CO के साथ ही जुड़ा है डायरेक्टली, ये वाला ग्रुप, ठीक है,
ये जो है वो रेजोनेंस में यूज हो जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके कारण ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिल्कुल नहीं एक्ट करेगा, ये वाला एक्ट करेगा तो यही फिर आगे जाकर बॉन्ड्स बनाएगा। तो रेजोनेंस हमने सभी जगह पर बनाकर दिखाई हुई है, अगर आप लोग याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। इसके बाद है कि व्हेन एस्टर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल, ठीक है, जब हम एस्टर्स को बनाते हैं अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कर कर, देन एस्टर और वाटर शुड बी रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म्ड। जैसे ही जो एस्टर बनता है या फिर वाटर बनता है उसको वहां से रिमूव करवाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिएक्शन बैकवर्ड हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो यील्ड अच्छी मिले कि ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन होती रहे, तो इसलिए हम जैसे वो फॉर्म होता है हम उसको रिमूव करते रहते हैं। ये होते हैं एस्टर्स के फार्मूले RCOOR, तो यहाँ पर जो है वो OH की जगह पर OR आ जाता है अल्कोहल का, ठीक है, तो ये इसका फार्मूला बनता है। तो इसके बाद है कि pH ऑफ द रिएक्शन शुड बी कंट्रोल्ड इन दी प्रेपरेशन ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स। तो देखिए ऊपर जो रिएक्शन थी ना सेमी कार्बाजाइड वाली, ऐसे और बहुत सारे होते हैं, इनको हम बोलते हैं रिएक्शंस ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स विद दी कार्बोनाइल कंपाउंड्स, यानी कि एल्डिहाइड या फिर कीटोन्स। ये भी मैंने रिएक्शंस वाली वीडियो में एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है, दोनों वीडियोस को सुन लीजिए अभी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो अमोनिया डेरिवेटिव्स होते हैं इनका जनरल फार्मूला होता है NH2, अमोनिया है और साथ में कुछ और ग्रुप जुड़ा होगा जिसको हमने जनरली यहाँ पर लिख दिया Z, NH2Z। दीज आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स, ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ठीक है। वीकली एसिडिक मीडियम रिक्वायर होता है ताकि इनकी रिएक्शंस वहाँ पर स्पीड अप हो जाए। वीकली एसिडिक मीडियम चाहिए, ठीक है, ज़्यादा एसिडिक ना हो। सो बट इन हाईली एसिडिक मीडियम क्या होगा, अमोनिया डेरिवेटिव्स में जो बेसिक करेक्टर होता है फिर वो वहाँ पर अपने साल्ट बना लेंगे उस मतलब एसिड के साथ रिएक्ट कर कर, तो हमें वीकली एसिडिक मीडियम रखना है। अगर हम ज़्यादा रखेंगे तो इनकी रिएक्शन होकर साल्ट बन जाएंगे, तो जो हमारा मेन था वहाँ पर रिएक्शन करवाने का पर्पज़ वो वहाँ पर बिल्कुल नहीं होगी, ये अपने साल्ट ही बना लेंगे, ठीक है, ओके है। तो इसलिए हाईली एसिडिक मीडियम हमने बिल्कुल नहीं यूज़ करना इन द रिएक्शंस ऑफ द अमोनिया डेरिवेटिव्स। इसके बाद है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स डू नॉट गिव द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप। अब देखिए कि कार्बोनाइल ग्रुप्स की बहुत सारी स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, वो रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड में क्यों नहीं शो होती, ड्यू टू दी रेजोनेंस। कार्बोनाइल ग्रुप इज नॉट फ्री, ये फ्री नहीं होता क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ से डोनेट होकर ऊपर को मतलब यहाँ पर आ जाते हैं, तो इसलिए कार्बोनाइल ग्रुप इज नॉट फ्री, इट इज इन्वॉल्व इन दी रेजोनेंस, ठीक है। तो ये इसका आप लोगों ने रीजन बता देना है, सिंपल सा, ओके। देन फॉर्मिक एसिड रिड्यूसेस दी टॉलरेंस रीजन, ठीक है, फॉर्मिक एसिड के साथ आप लोग टॉलरेंस रीजन को भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए ये भी मैंने रिएक्शन वाली वीडियो में बताया था कि टॉलरेंस रीजन को हम रिएक्ट करवा सकते हैं विद दी एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड इनको रिड्यूस कर देते हैं, नॉट कीटोन्स ओनली एल्डिहाइड्स। तो फॉर्मिक एसिड का फार्मूला होता है HCOOH। अगर हम इसको यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, इसकी एक साइड में CHO बन रहा है, ठीक है, तो ये CHO यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो फॉर्मिक एसिड में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, इसके कारण ये फिर एल्डिहाइड वाली रिएक्शंस भी शो हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद है कि ड्यू टू द ग्रेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द एसिड्स देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर हायर देन द अल्कोहल्स एल्डिहाइड कीटोन्स, ये मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया था, ठीक है। अब एक होते हैं एस्टल्स एंड दी हेमी एस्टल्स। अब देखिए हेमी एस्टल क्या है, हमने किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन में जो CO डबल बॉन्ड में अल्कोहल ऐड करनी है, एक साइड पर जुड़ जाएगा यहाँ पर OR यानी कि OCH3 यहाँ पर, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा हाइड्रोजन, तो एक OH है और एक OR है। अगर हम यहाँ से भी H हटाकर यहाँ पर भी अगर हम अल्काइल ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, दोनों साइड पर OR कर दें, देन दीज आर बिकम्स दी एस्टल्स। तो यहाँ पर भी OR और यहाँ पर भी OR, इस ऑक्सीजन इस C के साथ दोनों तरफ OR मतलब कि ऑक्सीजन के साथ कोई अल्काइल ग्रुप मीन्स R, तो R की एग्जाम्पल यहाँ पर CH2CH3 है, ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं एस्टल्स। इसके बाद है बेंजोइक एसिड डज नॉट गिव द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हम क्या करवाते हैं, CH3COCl के साथ इसकी रिएक्शन करवाते हैं, दैट इज द असाइल क्लोराइड।
ठीक है, इसकी रिएक्शन ये वाली बिल्कुल नहीं होती। ड्यू टू द डीएक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, डबल OH। तो ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, ये रिंग में से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा और उसकी डीएक्टिवेशन कर देगा, इसलिए रिएक्शन ये वाली बेंजोइक एसिड में बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है इसमें कुछ रिएक्टिविटी के ऑर्डर्स। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में आप लोगों ने याद रखना है, जो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहेगा कि कार्बोनाइल ग्रुप के आसपास जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी उसकी लो रिएक्टिविटी होगी, क्योंकि अल्काइल ग्रुप का होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट। तो इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स फिर आएंगे कीटोन्स, तो ये हैं एल्डिहाइड्स, तो ये हैं कीटोन्स की रिएक्टिविटी सबसे लो रहेगी इन द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेंजल्डिहाइड की रिएक्टिविटी भी लो रहेगी देन द सिंपल एल्डिहाइड्स, ड्यू टू दी रेजोनेंस, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिक्रीज कर जाता है इसके कारण। तो ये एक ऑर्डर बन गया कि जो यहाँ पर एस्टेल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे हाई है, फिर आएगा बेंजल्डिहाइड, फिर आएगा एसिटोफिनोन एक कीटोन है, और फिर आएगा बेंजोफिनोन जिसके CO के दोनों साइड पर ही बेंजीन रिंग लगी हैं, बेंजोफिनोन। ठीक है, तो ये कुछ और ऑर्डर्स हैं यहाँ पर। अगर हम इसमें जोड़ देंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप तो उसकी रिएक्टिविटी लो रहेगी, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ेगा NO2 तो इसकी रिएक्टिविटी हाई हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे आते हैं यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ्स ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में एसिडिक करैक्टर शो होता है, क्योंकि अगर हम इसका हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो यहाँ पर बन जाता है कार्बोक्सिलेट आयन, जो कि रेजोनेंस के साथ स्टेबलाइज हो जाता है। इसी के कारण ये सभी एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं। और कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल्स एंड फिनोल्स दोनों से ही स्ट्रॉन्गर एसिड होते हैं, क्योंकि इसमें जो है वो रेजोनेंस में अगर हम ध्यान से देखेंगे कार्बोक्सिलेट यहाँ पर आयन की, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 2 ऑक्सीजन एटम्स पर डिस्पर्स हो रहा है, और ऑक्सीजन के होने के कारण ही 2 यहाँ पर ऑक्सीजन एटम होने के कारण इनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो देयरफॉर मोर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, देयरफॉर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। अगर हम इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें जैसे कि Cl Br NO2, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए जैसे CH3OH या फिर R, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऑर्डर्स, कुछ एग्जांपल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ये आप लोग यहाँ पर रोक कर इनको एक बार रीड कर लीजिए। ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती हैं। रूल ऊपर वाला ही है कि अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा है तो फिर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जुड़ा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। जैसे कि Cl जुड़ा है इंक्रीज है। Cl जितना दूर होता जाएगा COO जो H ग्रुप से, उतनी लो होती जाएगी उसकी यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ऐसे ये सभी आप लोग यहाँ से याद रख सकते हैं। और फॉर्मिक एसिड इज मोर एसिडिक दैन दी बेंजोइक एसिड एंड दैन दी एसिडिक एसिड। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर ऑर्डर्स हैं, आप लोग इजीली इन्हें याद रख सकते हैं। ये कुछ और हैं, वैसे ऊपर वाले बस आप रीड कर लीजिए, उतना ही इम्पोर्टेंट है, बहुत है। अगर वो आपको आते हैं तो आप लोग ये वाले भी रीड जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। डिस्टिंक्शंस इस चैप्टर की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में अगर आप लोगों ने डिस्टिंक्शन है देखनी तो हम यूज़ कर सकते हैं टॉलरेंस रीजेंट, या फिर हम इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्या है ये? सिल्वर मिरर टेस्ट या फिर टॉलरेंस रीजेंट। इसमें क्या होता है, टॉलरेंस रीजेंट जिसका के फार्मूला ये है, इसको ऐड किया जाता है। तो एल्डिहाइड में तो इसकी रिएक्शन होकर बन जाएगा सिल्वर। ठीक है, आपकी ट्यूब की साइड्स पर डिपॉजिट हो जाएगा सिल्वर। और अगर हम यूज़ करते हैं यहाँ पर कोई भी कीटोन तो उसमें इसकी कोई भी रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगी। ऐसे ही होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। फेलिंग सोल्यूशन में 2 सोल्यूशन होते हैं। ठीक है, फेलिंग सोल्यूशन A और B, उनको हम इक्विमोलर अमाउंट में ऐड करते हैं। उसमें से कॉपर 2 पॉजिटिव आयंस और OH आयंस यूज़ होते हैं। ठीक है ना, फेलिंग सोल्यूशन में से। तो वो भी एल्डिहाइड के साथ ही रिएक्ट होता है, कीटोन्स के साथ बिल्कुल नहीं होता। तो एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट होकर वो अपना एक इसकी तो यहाँ पर एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो यहाँ पर बन जाता है
कार्बोक्सिलेट आयन, और इसका साथ में बनते हैं कॉपर ऑक्साइड के यहाँ पर रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स। ठीक है, इसमें जो Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आप लोग ध्यान से जरूर ऑब्जर्व कीजिए, वो रहेगी +1। ठीक है, तो इसके रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही होता है यहाँ पर आइडोफॉर्म टेस्ट, उसमें क्या होता है कि हमें यूज़ करना होता है CH3CO ग्रुप। ठीक है, तो मिथाइल कार्बोनाइल अगर जुड़ा होगा ग्रुप तो फिर उसमें ये रिएक्शन होती है। हमने इनकी रिएक्शन यहाँ पर इनकी रिएक्शन होनी होती है विद दी आयोडीन एंड दी सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो रिएक्शन कैसे होती है कि ये जो CHO ग्रुप है इसकी ऑक्सीडेशन होकर बन जाता है यहाँ से साल्ट ऑफ दी कार्बोक्सिलिक एसिड। एक C है तो एक C वाला बन जाएगा। ये जो CH3 है इसकी बन जाएगी आइडोफॉर्म। तो आइडोफॉर्म येलो कलर के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसकी कुछ और एग्जांपल्स आप लोगों को बताई गई हैं, और ये ऊपर ये बताया गया है कि कौन से कंपाउंड में ये रिएक्शन होगी, इसमें हो जाएगी, इसमें बिल्कुल नहीं होगी। यही एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि यहाँ पर पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन में डिस्टिंक्शन करनी हो तो क्या करें। तो आपने क्या बताना है कि पेंटेन 2 ऑन में आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाती है, पेंटेन 3 ऑन में बिल्कुल नहीं होती। बस यही आपका आंसर है। रिएक्शन आती है तो एक्सप्लेन कर दें, अगर ना भी आती हो तो ऐसे भी आप लोग रिटर्न में एक्सप्लेन कर दें तो वो भी सही माना जाएगा। ठीक है, ओके है भाई, तो आगे चलते हैं। ऐसे ही अगर आप लोगों ने बेंजोइक एसिड एंड यहाँ पर इथाइल बेंजोएट में डिस्टिंक्शन करनी हो तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेंजोइक एसिड है वो रिएक्ट कर जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, और इथाइल बेंजोएट बिल्कुल नहीं करेगा। उसमें से CO2 गैस की ब्रिस्क एफरसेंस आएगी। ठीक है, और फिनोल और इथाइल बेंजोएट में भी आप लोग यही रिएक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर इथेनॉल अल्कोहल एंड जो यहाँ पर एल्डिहाइड में भी हो सकता है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा मिल जाए जैसे कि इथेनॉल एंड दी प्रोपेनॉन में हो, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने क्या करना है, उसमें आप लोग 2,4-DNP भी याद रख सकते हैं रिएक्शन। बाकी आप लोग टोलेंस रीजेंट और फेलिंग सोल्यूशन और आइडोफॉर्म वाली रिएक्शन को बेसिकली याद कर लें। ठीक है, वही मेन इंपॉर्टेंट है। सो नाउ अब हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर हमारा चैप्टर, दैट इज़ दी अमाइंस का चैप्टर, जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक हिसाब से आखिरी चैप्टर है। बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप लोगों ने वहाँ से वॉच कर लेना है। तो इसके साथ आपकी एक तरह से कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अमाइंस में है सबसे पहले हमारे पास इनका बेसिक करैक्टर। ठीक है, अमाइंस का बेसिक करैक्टर के लिए हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जो अमाइंस होते हैं इनके पास होता है इलेक्ट्रॉन्स का एक पेयर, दैट इज़ दी लोन पेयर। उसके कारण ही ये क्या बन जाते हैं, लुईस बेस बन जाते हैं। ठीक है, तो इनमें जो एलिफेटिक अमाइंस होते हैं दीज आर स्ट्रोंगर बेस दैन दी अमोनिया सिंपल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग जो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप उसके साथ इनका बेसिक करैक्टर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, एंड अगर हम गैस फेस में बात करें तो जो होते हैं 3rd डिग्री अमाइंस दीज आर दी मोस्ट बेसिक, उसके बाद सेकेंडरी एंड देन दी प्राइमरी। इन दी गैस फेस में सिंपल है 3rd, 2nd और प्राइमरी। अगर हम बात करें एक्वस सोल्यूशन की तो एक्वस सोल्यूशन में 2 फैक्टर्स आ जाते हैं, और एक होती है सोल्वेशन, यानी कि जो आयंस बनते हैं उनके आसपास वाटर की अट्रैक्शन होती है, और एक आ जाती है स्टेरिक हिंड्रेंस, और फिर साथ में इंडक्टिव इफेक्ट तो होता ही है। तो इन दोनों इफेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये ऑर्डर बनेगा, 1 सबसे ज़्यादा, फिर 2, फिर 3, और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग 3 सबसे ज़्यादा, 2, 1 है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने पर हमें क्या आंसर मिलता है कि ओवरऑल जो यहाँ पर ऑर्डर आएगा, ठीक है, एंड में वो आप लोगों ने ये याद रखना है, इन एक्वस सोल्यूशन ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इज 2, 3, 1। अब देखिए इसकी आपको एग्जांपल कैसे आएगी, आपको अमाइंस डिफरेंट वहाँ पर बताए होंगे और उनको आप लोगों ने अरेंज करना होगा इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में। अगर होंगे मिथाइल अमाइंस, अगर CH3 वाले हुए तो ये बन जाएगा 2, 1, 3। ठीक है, तो एक याद कर लीजिए, 2 हमेशा सबसे आगे रहेगा, 2 के बाद आएगा 3, 1 अगर हुए मिथाइल के अलावा इन दी एक्वस सोल्यूशन। अगर हुआ मिथाइल तो बनेगा 2, 1, 3। ठीक है, तो एग्जांपल्स में आपको इनकी कुछ बताता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर दी गई है एग्जांपल
ये है यहाँ पर दैट इज़ द इथाइल अमाइन, तो ये है एक सेकेंडरी इथाइल अमाइन, ये आ गया हमारे पास एक थर्ड, ठीक है, और ये आ गया हमारे पास एक प्राइमरी। और ऐसे ही अगर ये हैं यहाँ पर मिथाइल अमाइंस, तो इनका ऑर्डर कुछ इस तरह होगा 2 1 3, ठीक है। तो 1 3 का मतलब है कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़े हैं यहाँ पर N के आसपास, ठीक है। फिर आता है कि एनिलीन इज दी वीकर बेस देन दी एलिफेटिक अमाइंस, एलिफेटिक अमाइंस से एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ लो होती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। तो अगर इनके साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग एग्जांपल्स बना सकते हैं, ठीक है। तो बाकी मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स यहाँ पर बताई हैं, अगर आप लोग रीड करना चाहते हैं तो आप लोग इसे स्टॉप कर रीड ज़रूर कर लें। तो आगे चलते हैं डिस्टिंक्शंस के कुछ टेस्ट, ठीक है। प्राइमरी, और अगर हमने प्राइमरी अमाइन को सेकेंडरी और थर्ड डिग्री से अगर करना हो, ठीक है, उनकी डिस्टिंक्शन करनी हो, तो प्राइमरी अमाइन में एक रिएक्शन होती है दैट इज नोन एज दी कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। तो ये सिर्फ प्राइमरी अमाइंस में होती है। प्राइमरी अमाइन में अगर हम क्लोरोफॉर्म एंड KOH अल्कोहलिक सोल्यूशन ऐड करते हैं तो हमें यहाँ पर मिल जाते हैं NC, दैट इज दी आइसोसाइनाइड वाले कंपाउंड्स, तो इसको हम बोल देते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट, ठीक है। सेकेंडरी और थर्ड डिग्री में ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं जिसमें शो होगा, तो यहाँ पर एनिलीन में भी शो हो जाता है और इन सभी में बिल्कुल नहीं शो होगा, ठीक है। फिर आता है अगर हमें सेकेंडरी एंड जो है थर्ड डिग्री अमाइंस उनमें डिस्टिंक्शन करनी हो तो हमें क्या करना है, हमें यूज़ करना है हिंसबर्ग रीजेंट। तो ये क्या होता है, दिस इज़ द हिंसबर्ग रीजेंट, इसकी रिएक्शन सेकेंडरी के साथ होगी, तो यहाँ पर एक सोल्ट बन जाता है, ये हाइड्रोजन उतार दें, ये Cl उतार दें, इन दोनों को आपस में जोड़ दें, दैट इज़ इनसोल्युबल इन द KOH। अगर हम थर्ड डिग्री करते हैं तो उसके साथ इसकी रिएक्शन ही नहीं होगी, ठीक है। तो अगर हम यूज़ करते हैं प्राइमरी तो वो सोलुबल साल्ट बनाएगा, यहाँ पर इनसोलुबल बना है, ठीक है। तो इसकी भी कुछ एग्जांपल्स हैं नीचे बताई गई। इसके बाद है कि एरोमेटिक एंड एलिफेटिक में अगर हमें यहाँ पर करनी हो डिस्टिंक्शन, तो एरोमेटिक यानी कि जिनके पास है बेंजीन रिंग, तो बेंजीन रिंग में एनिलीन होती है, तो एनिलीन जो है वो डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट होकर यहाँ पर एजो डाई बना देती है। दिस इज नोन एज दी कपलिंग रिएक्शन, जो हमने फिनोल्स में भी रीड की है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर कुछ आप लोग डिस्टिंक्शंस को रीड कर सकते हैं फ्रॉम द चैप्टर अमाइंस। सो नाउ अब है यहाँ पर अमाइंस में से कुछ रीजनिंग प्रॉब्लम्स के एनिलीन डज नॉट अंडरगो दी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो एनिलीन में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं होती, क्योंकि एनिलीन में होता है बेसिक रिएक्टर, और वो यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड जो यहाँ पर यूज़ करते हैं दैट इज़ ए लुईस एसिड, तो इन दोनों की आपस में ही रिएक्शन होकर सॉल्ट बन जाता है, इसलिए, ठीक है। सो इसके बाद उसने बताया है कि अंडर दी स्ट्रोंगली एसिडिक कंडीशंस, ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ द एनिलीनियम आयन फॉर्म्ड विच इज़ डीएक्टिवेटिंग एंड मेटा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो क्या होगा कि अगर हम स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एसिडिक कंडीशंस यूज़ कर लेते हैं, यहाँ अगर हमने एनिलीन की कोई रिएक्शन करवानी है तो एनिलीन में H पॉजिटिव ऐड होकर बन जाता है दैट इज़ दी एनिलीनियम आयन, तो जिसमें के बाद में NO2 पॉजिटिव का अगर अटैक हो जाता है तो वो यहाँ पर अटैच होता है एट दी मेटा पोजीशन, तो हमें मेटा आइसोमर ज़्यादा देखने को मिलता है देन दी ऑर्थो एंड दी पैरा ये आइसोमर, अगर हम इसे स्ट्रोंगली एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो, ठीक है। तो ऐसे ही है कि डाइजोनियम साल्ट ऑफ द एरोमेटिक अमाइंस आर मोर स्टेबल दैन दोज ऑफ द एलिफेटिक अमाइंस। तो ऐसा होता है डाइजोनियम साल्ट जिसमें कि बेंजीन के ऊपर N2Cl जुड़े होते हैं, तो ये बेंजीन वाले ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इनमें रेजोनेंस आ जाती है, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ और हैं यहाँ पर रीजनिंग प्रॉब्लम, बट आप लोग सिर्फ इतनी ही रीड कर लें तो इसके साथ आपकी ये कंप्लीट ऑर्गेनिक में से सभी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो प्लीज़ बाकी जो 2 वीडियोज़ हैं रिएक्शंस वाली वो और एक वीडियो ये अगर आप लोग कंप्लीटली सुन लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपकी सारी ऑर्गेनिक इसमें हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट करना है, नीचे थैंक्स बटन से आप लोग कोई भी अमाउंट हमारे चैनल को डोनेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।